संभल हिंसा में 1 करोड़ की संपत्ति के नुकसान का आकलन प्रशासन ने किया, जिसके बाद प्रशासन अब उपद्रवियों से वसूली की तैयारी में है। सीएम योगी ने सख्ती से निपटने के आदेश दिए हैं। वहीं अयोध्या में मुख्यमंत्री ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि संभल और बांग्लादेश में जो हो रहा है उसका डीएनए एक है, जिसके बाद अखिलेश ने पलटवार कर भगवा पहनने वालों की जुबान ऐसी नहीं होती, ये बात कही। देखिए ये रिपोर्ट। अयोध्या की धरती से सीएम योगी ने संभल हिंसा पर बड़ा मैसेज दिया है। योगी ने साफ बता दिया कि अयोध्या में जो हुआ था, बांग्लादेश में जो हो रहा है और संभल में जो हुआ, इन तीनों का डीएनए एक है। योगी ने कहा कि 500 साल पहले जो बाबर ने किया और जो बाबर के सिपह सालार ने अयोध्या में किया था, उसे आज दोहराने की कोशिश हो रही है। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। इससे पहले संभल हिंसा पर योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। योगी ने अधिकारियों को साफ कर दिया है कि संभल का एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए। संभल हिंसा में 1 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ। उपद्रवियों से नुकसान की पाई पाई वसूलेगा प्रशासन। सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई होगी। सीएम योगी ने कहा, अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं है। सीएम योगी ने उपद्रवियों के पोस्टर लगाने के आदेश दिए हैं। सीएम योगी के निर्देश हैं, एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए। योगी ने अधिकारियों को संभल के उपद्रवियों का पोस्टर जारी करने की बात कही तो विपक्ष हमलावर हो गया। एसपी नेता रामगोपाल यादव और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने संभल हिंसा पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा, पहले एसपी और डीएम के पोस्टर लगने चाहिए। संभल हिंसा में जो भी हैं उनके पहचान की करके पोस्टर लगाए जाएंगे और तो सबसे पहले डीएम और एसपी के पोस्टर लगाए। हम इंतजार कर रहे हैं डीएम पे, कमिश्नर पे, एसडीएम पे, एसएसपी पे, डीआईजी पे, सीओ पे कब कार्रवाई करेंगे मुख्यमंत्री, हम भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अगर ये बात मुसलमानों को डराने के लिए की जा रही है, तो मैं फिर ये कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री से कि उनको याद रखना चाहिए कि जनता ने उनको ताकत दी है और उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए दी है, ना कि गुंडागर्दी करने के लिए। सीएम योगी के निर्देश के बाद पुलिस अधिकारियों ने एक्शन शुरू कर दिया। संभल हिंसा में शामिल 2 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 24 नवंबर को संभल में जो हिंसा हुई थी, उसमें अब तक 34 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सभी लोगों से अपील करता हूं कि जो भी इन अपराधियों को, उपद्रवियों को जो पहचानता है, वो बिल्कुल गुप्त रूप से पुलिस को बता सकता है। हम उनकी मदद करेंगे, उनका सहयोग करेंगे और उनको जो भी इनाम है, इनाम भी देने का प्रयास करेंगे। जिन लोगों द्वारा इस घटना में सम्मिलित होकर ये घटना कारित की है और पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया है, या फिर किसी भी व्यक्ति की कार, गाड़ी, मोटरसाइकिल या ट्रांसफार्मर जलाए हैं, तार जलाए हैं, सीसीटीवी तोड़े हैं, ये सारे जो नुकसान है उसका आकलन कर लिया गया है और उसी आकलन के आधार पे इन लोगों से वसूली है वो की जाएगी। सीएम योगी के डीएनए वाले बयान पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का कहना है कि संभल के हालात को पाकिस्तान और बांग्लादेश से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। संभल के जो हालात हैं उसको बांग्लादेश और पाकिस्तान से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। संभल की जो सूरत हाल है वो एक अलग हुई और वहां पर मस्जिद के सर्वे को लेकर के विवाद खड़ा हुआ। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने राहुल गांधी को संभल जाने से रोके जाने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार कुछ छुपा रही है, इसलिए राहुल गांधी को रोका गया। कांग्रेस अन्याय के खिलाफ खड़ी हो रही है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। जो वहाँ अत्याचार अन्याय किया है, अपनी चीजों को बाहर नहीं आने देना चाहते और उसमें पूरी भाजपा की सरकार, योगी की सरकार लगी है
कि किस तरीके से जो हत्याएं कराई हैं इन लोगों ने उसको पूरी तरीके से दबाने का, उसको पर्दा डालने का ये काम कर रही है। संभल में हुए बवाल के बाद से लगातार जहां पुलिस प्रशासन की टीम एक्शन ले रही है, वहीं विपक्षी पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। ये हम देखिए, मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी कितना साइंस जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। मैं आपके माध्यम से और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं कि वो डीएनए की बात न करें, और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। संत होकर के, योगी होकर के और भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की भाषा और इस तरह डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की वसूली दंगाइयों से ही की जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने सीएम योगी के डीएनए वाले बयान पर कहा कि अयोध्या की जनता ने बता दिया है कि योगी जी राम के नहीं हैं। इस चुनाव के परिणाम में अयोध्या की जनता भगवान राम का संदेश है कि योगी जी राम के नहीं हैं। बिल्कुल राम के नहीं योगी जी, ये अयोध्या की जनता ने बता दिया। इस चुनाव के परिणाम ने अयोध्या की जनता का संदेश, भगवान राम का यही संदेश है कि योगी जी भगवान राम के नहीं हैं। उससे योगी जी से पूछिए, समाजवाद नाम लेने से पहले जयप्रकाश नारायण जी के नाम पर लखनऊ में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जो बन रहा है, आखिर उसको क्यों नहीं बनने दिया? 8 साल में वो काम पूरा नहीं हुआ। जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर उनके मूर्ति पर माल्यार्पण नहीं कर पाए, उसके लिए पूरा का पूरा फोर्स लगाने वाले लोग समाजवादी महापुरुषों के बारे में कम से कम बात ना करें। विधानसभा उपचुनाव में बड़ी हार के बाद समाजवादी पार्टी अब बड़े बदलाव में जुट गई है। अखिलेश ने 2027 का प्लान बना लिया है, जिस पर काम करने के लिए दिग्गज नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। विधानसभा उपचुनाव में जिन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से नहीं निभाई, उनकी लिस्ट अखिलेश को सौंप दी गई है। यानी एसपी में अब बागियों को साइडलाइन करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसी पर यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी उपचुनाव में मिली हार और 2027 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में बड़ी छटनी की तैयारी है। एसपी अपने निष्क्रिय पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाएगी, इसे लेकर हाईकमान मंथन कर रहा है। समाजवादी पार्टी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि अगर 2027 के विधानसभा चुनाव की जंग को जीतना है तो उन्हें अपनी तमाम कमियों को दुरुस्त करना पड़ेगा। इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के सामने एक बड़ा चैलेंज यह भी उभर कर आया कि उनको अपनी जानी पहचानी सीटों पर भी अपेक्षाकृत कम वोट मिले। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व ने पदाधिकारियों से पीडीए रणनीति के तहत गांव-गांव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन ऐसे कई जिले हैं जहां पदाधिकारी इन पर खरे नहीं उतर सके हैं। ऐसे पदाधिकारियों की पार्टी से छुट्टी करने की तैयारी की जा रही है। समाजवादी पार्टी ने 2024 में जो सफलता हासिल की, उसके बाद से लगातार समीक्षा बैठक जारी है। जिन जिन सीटों पे समाजवादी पार्टी हारी है वहाँ पे ये समीक्षा की जा रही कि जिला अध्यक्ष की कमी थी, नेताओं की कमी थी, कार्यकर्ताओं की कमी थी, क्या कमियां थी, उन कमियों की समीक्षा की जा रही है। और समय आने पे जहाँ जहाँ भी जो बदलाव की आवश्यकता होगी, समाजवादी पार्टी वो बदलाव करके मजबूत संगठन, मजबूत नेता, मजबूत प्रत्याशी के साथ चुनाव 2024-27 का लड़ेगी। एसपी इस बात को बखूबी जानती है कि अगर 2027 का विधानसभा चुनाव जीतना है तो अंदर खाने चल रही जंग को खत्म करना होगा। साथ ही पार्टी से दगा करने वाले लोगों को पहचान कर उन पर एक्शन लेने के साथ साइडलाइन भी करना ही होगा। 27 में समाजवादी पार्टी के सारे पदाधिकारी सक्रिय हों, लोगों से जुड़े,
यानी जो बीजेपी का फार्मूला है वही फार्मूला उन्होंने अपना लिया कि जो सक्रिय होगा वो संगठन में रहेगा, जो सक्रिय नहीं रहेगा, निष्क्रिय रहेगा, वो संगठन से बाहर हो जाएगा। तो ये फार्मूला लेके वो चल रहे हैं और उनकी कोशिश यही है कि पार्टी उनकी ज़्यादा मजबूत हो, लोगों से जुड़े, समाजवादी विचारों को लोगों तक पहुंचाए, पार्टी की नीतियों तक पहुंचाए, पिछली सरकार में उनके द्वारा किए गए कामों के बारे में जनता को बताए। तो अब ये एक फोकस्ड अप्रोच लेके चल रहे हैं और मुझे लगता है कि इसीलिए सबसे पहले छटनी पार्टी के भीतर करने जा रहे हैं। राजनीति में कहावत मशहूर है, अगर आपको जंग जीतनी है तो अपनी कमियों को भी मजबूती के तौर पर सामने वाले के सामने पेश करना होगा। लगातार कई सालों से सत्ता से बाहर रहने वाली समाजवादी पार्टी के लिए 2027 करो और मरो जैसा होगा। ऐसे में पार्टी पदाधिकारी पर लटकी कार्रवाई की तलवार ये बताएगी कि आखिर पार्टी ने खुद को कितना मजबूत किया है। समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार कर रही है जिन्होंने पार्टी के लिए बेहतर परफॉर्मेंस नहीं किया। ऐसे नेताओं को इस ड्यूटी पर लगाया गया है कि उनके नाम उजागर किए जाएं ताकि 2027 में उनके सामने कोई दगा करने वाला ना हो। कैमरा पर्सन रवि के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। संभल हिंसा पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर कहा कि मैं संभल जाऊंगा और पीड़ित लोगों से मुलाकात करूंगा। साथ ही अखिलेश यादव ने बीजेपी पर एक बार फिर निशाना साधा। मैं संभल भी जाऊंगा और जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद भी करूंगा। और मेरे पत्रकार साथी, आपसे बेहतर कौन जानेगा यमुना किनारे क्या हुआ है। एक पत्रकार के पूरे कपड़े उतार दिए थे, याद है कि नहीं याद? तो ऐसे माहौल में हम और आप लोग हैं। संभल के लोगों की मदद हो, उनको न्याय मिले, और उसके लिए हमें चाहे लोकसभा में सवाल उठाना पड़े या लगातार हम लोगों को उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़े, हम लोग संभल के लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं। उन्हें न्याय मिलेगा। जो संविधान या जो आर्टिकल कहता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसको भी नहीं सरकार मान रही है। क्या खोदना चाहते हैं आप? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, भारतीय जनता पार्टी को कैलाश पर्वत नहीं दिखाई दे रहा है, मानसरोवर नहीं दिखाई दे रहा। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहो कि चलो मानसरोवर की ओर, चलो कैलाश पर्वत की ओर, हम आपका साथ देंगे। हो अगर हिम्मत उनमें हो, उनमें बहादुरी, तो चल के दिखाएं। ये कमजोर पे अन्याय कर सकते हैं, ताकतवर के ये पैर छूते हैं। और संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले हिंसा को लेकर उनके ऊपर आरोप लगे, अब एक और मामले में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सड़क हादसे से जुड़े मामले में पुलिस ने उनके खिलाफ जांच शुरू की है। यह हादसा 24 जुलाई 2024 को हुआ, जिसमें गौरव कुमार नाम के एक युवक की मौत हो गई थी। आरोप है कि सांसद जियाउर रहमान गाड़ी में मौजूद थे और उनकी गाड़ी से ही गौरव की मोटरसाइकिल टकराई थी। इस दौरान युवक की मौत हो गई और इस मामले में मृतक गौरव के पिता ने डीएम और एसपी को लिखित शिकायत दी है। आरोप लगाया है कि हादसे के वक्त सांसद जियाउर रहमान बर्क खुद गाड़ी चला रहे थे, साथ में उनकी बहन बैठी हुई थी। पुलिस अब इस आरोप की जांच कर रही है। रात्रि का समय था, थोड़ा सा दिन के बाद में वो सब उधर से आ रहा संभल ओर से, इनकी गाड़ी इधर से जा रही है संभल साइड से, संभल गई वो अपनी साइड को सही चल रहा है, इन्होंने जाकर उसे कुचल दिया हूँ अपने हाथों को। उसकी मौके पर मृत्यु हो गई। लड़के का नाम गौरव है, अलीपुर रहते हैं। इन्होंने हम जो रात को पोस्टमार्टम कराया, पोस्टमार्टम हो गया, सीएम रिपोर्ट भी मिल गई। उसके बाद में हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, मुकदमा इनके नाम हो गया। हमें इन्होंने टांग रखा, इन्होंने कोई पैसा बाल बच्चे होते हैं, इन्होंने भरोसा दे रखा पर लेकिन दिया नहीं कुछ इन्होंने। हमें बोलो टांगा इन्होंने। कौन कौन था गाड़ी में? गाड़ी में जियाउर रहमान है, इनकी बहन थी और ड्राइवर था इनका। ये गाड़ी में सब है। 24/6/24 को थाना नखासा क्षेत्र में रात्रि के समय एक तेज गति से और लापरवाही से गाड़ी चला रही ब्लैक स्कॉर्पियो, जिसका नंबर यूपी 38 V0880 है, उनके द्वारा उनके बेटे की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और लापरवाही से चलाने के बाद में वो व्यक्ति वहां से भाग गए थे। इन्होंने अपना ये व्यक्त किया कि इनकी चार्जशीट है वो गलत सेक्शन में लगा के कोर्ट भेज दी गई है
और पुलिस की सांठगांठ के बारे में इन्होंने बताया। इसके लिए मैंने एडिशनल एसपी नॉर्थ संभल हैं उनको जांच के लिए दे दिया गया। मदरसों को लेकर यूपी सरकार बड़ी तैयारी में है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि योगी सरकार मदरसा अधिनियम में संशोधन की तैयारी में है। अब फाजिल और कामिल की डिग्रियों को मदरसों के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा। इस संशोधन के बाद मदरसों में 12वीं तक की ही शिक्षा देने की अनुमति होगी और उच्च शिक्षा की डिग्री सिर्फ यूनिवर्सिटी से ही मिल सकेगी। मदरसा अधिनियम में संशोधन करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार अब फाजिल और कामिल की डिग्रियों को मदरसे के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा। मदरसा अधिनियम में संशोधन के बाद अब मदरसों में 12वीं तक की ही शिक्षा की अनुमति होगी और उच्च शिक्षा की डिग्री सिर्फ यूनिवर्सिटी के स्तर से ही मिल सकेगी। आपको बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में ये स्पष्ट किया था कि मदरसों में मदरसा अधिनियम और नियमावली सिर्फ 12वीं क्लास तक ही सीमित रहेगी और इसके आगे कामिल और फाजिल का प्रमाण पत्र देने वाले मदरसों को मान्यता नहीं दी जाएगी, क्योंकि उच्च शिक्षा यूजीसी के अधिनियम के तहत संचालित होती है। अब योगी सरकार ने इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। शासन की ओर से प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद जल्दी ही मदरसा अधिनियम में संशोधन किया जा सकता है। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ नितिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ। थोड़ी गलती मदरसा के जो बोर्ड के जिम्मेदारान थे उनसे हुई, इसलिए कि उससे पहले अरबी फ़ारसी काशीराम यूनिवर्सिटी लखनऊ में बन चुकी थी, उससे इल्हाक किया जाना चाहिए था। मगर अरबी फ़ारसी भाषा यूनिवर्सिटी के ज़िम्मेदारान और मदरसा बोर्ड के ज़िम्मेदारान ने इस पर ध्यान नहीं दिया और उसका इल्हाक यानी मदारसे इस्लामिया का इल्हाक यूनिवर्सिटी से नहीं कराया और उसकी डिग्रियों की मान्यताएं यूनिवर्सिटी से नहीं ली। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इन 2 डिग्रियों को कलअदम करार दे दिया गया। अब जो बदलाव हो रहा है तो मैं समझता हूँ ये बदलाव मदरसों के हितों में होगा और होना भी चाहिए। असम में बीफ पर बैन को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लोगों के निजी जीवन में इसे हस्तक्षेप कहा। वहीं मुस्लिम स्कॉलर्स ने भी इसे सियासी कदम करार दिया। इस तरीके से अगर सरकारें निजी जीवन में हस्तक्षेप करेंगे, हमारे देश में बहुत अलग अलग धर्म को मानने वाले, कल्चर को मानने वाले लोग रहते हैं और यही हमारी देश की खूबसूरती है। अगर हम सब पे रोक लगाएगी सरकार, इस तरीके से हस्तक्षेप करेगी, तो हम तानाशाही की तरफ जा रहे हैं, हम लोकतंत्र नहीं कह सकते। इससे मुसलमानों को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि इस्लाम ने बीफ को खाने के लिए लाजिम करार दिया हो। अगर मुसलमान बीफ नहीं खाएगा तो जिंदा नहीं रह सकता, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी समझ और उनकी सोच खता पर है और रॉन्ग साइड है। इधर बांग्लादेश के मामले में देवकी नंदन ठाकुर ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के नाम एक पत्र लिखा है और कहा कि बांग्लादेश सरकार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने में नाकाम है। देवकी नंदन महाराज ने बांग्लादेश के मामले में संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप की अपील की है। भूलो मत, जिन हिंदुओं की वजह से तुम्हें यह आजादी मिली है, उन्हीं हिंदुओं की वजह से फिर तुम्हें कहीं दूसरे दिन न देखने पड़ जाएं। उससे डरना, उससे डरना। हम किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन कोई हमारा बुरा कर दे ये हम होने नहीं देंगे, ये हम होने नहीं देंगे। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान दिया। धीरेन्द्र शास्त्री शिवपुरी में भगवत कथा कर रहे हैं और इसी दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए एक सवाल के जवाब में कहा कि बच्चों के कम होने से परिवार बिखर रहे हैं, इसलिए 3-4 बच्चे होने जरूरी हैं और अगर बच्चा एक हो तो वो कट्टर हिंदू हो। उन्होंने कहा कि वैसे बच्चों की संख्या जरूरी नहीं है, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए।
तो आपको क्या ना मानना, एक बात हम और बोलना चाहें, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी होनी चाहिए। बच्चा एक हो लेकिन कट्टर हिंदू हो। क्वांटिटी भी चाहिए पर क्वालिटी भी चाहिए। क्वालिटी चाहिए, कट्टर हिंदू। 14 ना हो, 4 हो, 3 बच्चे 4 बच्चे इसलिए जरूरी है कि परिवार का विखंडन हो रहा, परिवार खत्म हो रहा, ना चाचा का सुख मिल रहा, ना बुआ का सुख मिल रहा, ना मौसी का सुख मिल रहा है, ना ताऊ का सुख मिल रहा है। ये सब जो एक बच्चे होने में, 2 बच्चे होने में ये सुख खत्म हो रहा है। इसलिए 4 बच्चे इसलिए जरूरी है। चाचा भी होना चाहिए, भतीजा भी होना चाहिए, बुआ भी होनी चाहिए, मासी भी होनी चाहिए। ये सुख खत्म ना हो जाए, इसीलिए 4 नहीं 14 हो, पर क्वांटिटी तो हो, क्वालिटी भी हो कि वो कट्टर हिंदू। इधर उत्तरकाशी मस्जिद विवाद पर आज उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। अदालत सुरक्षा को लेकर कोई आदेश दे सकती है। हालांकि पिछली तारीख को सरकार ने कोर्ट में महापंचायत की अनुमति नहीं देने की बात कही थी, लेकिन बाद में शर्तों के साथ महापंचायत की अनुमति दे दी गई। इससे पहले हिंदूवादी संगठन ने मस्जिद गिराने को लेकर धमकी दी थी, जिसे लेकर मस्जिद को वैध बताते हुए मुस्लिम पक्षकार हाईकोर्ट पहुंचा। अल्पसंख्यक सेवा समिति का कहना है कि मस्जिद के सभी दस्तावेज वैध हैं।